अस्सलामुअलैकुम। जहान दास्तान में आपका खैर मकदम है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। सदियों बाद की एपिसोड 7 मुलाहिजा फरमाइए। जादूगरों का बेताज बादशाह रूहों, जिन्नों, चुड़ैलों और दूसरी मावराई शक्तियों के लिए दहशत की अलामत सामरी अपने किले में मौजूद था। सामरी का किला मस्कत के इलाके वादी दक्कम में शुमाल की तरफ एक पहाड़ी मकाम पर वाक़ है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 1000 से 1500 फीट के करीब बुलंद है। यहाँ पर सख्त गर्मियों में भी मौसम ठंडा रहता है। वादी दक्कम के मकाम पर सड़क के ऐन बीच में एक बरसाती पानी का बहाव है, जो कि आम हालात में तकरीबन 1-1.5 फुट तक रहता है और उसका पानी बर्फ की तरह ठंडा होता है। लेकिन बारिश के मौसम में यहाँ पानी की सतह काफ़ी बुलंद हो जाती है, जिसकी वजह से गाड़ियों का रास्ता बंद हो जाता है। इस ठंडे पानी को अरबी में वादी कहते हैं। यहाँ से सलाला का शहर का फासला तकरीबन 300 किलोमीटर है। यहाँ वादी दक्कम के इलाके के चारों तरफ सख्त गर्मी पड़ती है, मगर वादी में पहुँचते ही ठंडी हवाएं इस्तकबाल करती हैं। ये ठंडी हवाएं सामरी की रफ़ीक बदरूहों की बदौलत और भी यकबस्ता हो जाती हैं। यहाँ पहुंचकर अक्सर ड्राइवरों को नींद आने लगती है, क्योंकि शदीद गर्मी के सताए हुए ड्राइवर यहाँ पर गाड़ी रोककर आराम करने की कोशिश करते हैं। मगर जो ड्राइवर इस वादी की नज़ाकत को जानते हैं, वो कभी भी यहाँ ब्रेक नहीं लगाते, क्योंकि यहाँ पर सामरी और उसके रफ़ीक बदरूहों और जिन्नों, चुड़ैलों वगैरह की हुक्मरानी है। जो ड्राइवर यहाँ रुककर हाथ मुंह धोने या उस पानी में नहाने के चक्कर में पड़ता है, वो शाज़ो नादर ही वहाँ से जिंदा वापस जाता है। वादी दक्कम का इलाका तकरीबन 8-10 किलोमीटर पर मुहित है। वादी दक्कम के मुकाम पर सामरी के किले की तरफ से अक्सर ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जैसे कोई शादी का समा हो। आपको दूर से ढोल ताशे पीटने की आवाज़ें सुनाई देंगी, मगर वादी दक्कम में दाखिल होते ही तमाम शोर खत्म हो जाएगा और एक अजीब सी वहशत और सन्नाटा महसूस होगा। अगर आप ऊपर किले की तरफ जाना चाहें, तो मस्कत के मकामी लोग आपको कभी भी वहां नहीं जाने देंगे और इनके ख्याल में सामरी की बदरूहें आपको वापस ना आने देंगी। और ऐसा ही होता है, जब कोई आदमी किले की तरफ जाता है तो वो कभी वापस नहीं आता। काले पत्थरों से बने हुए इस कला में चारों तरफ कमरे बने हुए हैं, जिनकी हालत अब काफी खस्ता हो चुकी है। उसके सदर दरवाजे का एक हिस्सा मुंहदम हो चुका है। आज की रात भी सामरी के कला में जश्न का समा था। सामरी उस वक्त सेन में बिछे हुए एक नफीस तख्त पोश पर विराजमान था। उसका कद तकरीबन 9 गज था। गंदमी स्याह रंगत, चौड़ी छाती, उसकी हैयत देखते ही एक खौफ सा आसाब पर सवार हो जाता था। उसके पास एक नौजवान लड़की लिबास से बेनियाज खड़ी थी, जो उसको वक्फे वक्फे से चांदी की बेशकीमत सुराही से शराब एक नहायत कीमती ज़मुर्द के प्याले में उंडेल उंडेल कर पेश कर रही थी। उस तख्त के पोश से कुछ दूर एक संगी चबूतरे पर एक बहुत बड़ा चिराग नस्ब था, जिसकी 100 से भी ज्यादा बत्तियां थीं और हर बत्ती के ऊपरी हिस्से पर एक इंसानी आंख लटक रही थी। उस चिराग में इंसानी खून भरा हुआ था और उसकी बत्तियों की तमाम आंखें बिजली के बल्बों की तरह रोशन थी और उस रोशनी में किले के दरो दीवार बड़े वाज़ेह नजर आ रहे थे। इसी तरह का एक छोटा चिराग जिसमें सिर्फ एक आंख वाली बत्ती थी, हर कमरे में रोशन था। साजो आवाज की महफिल सजी हुई थी। सामरी के तख्त पोश के पीछे 3 नहायत भयानक शक्ल के जिन हाथों में तलवारें थामे साकत खड़े थे। सेहन के दोनों तरफ 2 लाइनों में संगी चबूतरों पर अजीबो गरीब शक्लों के लोग बैठे नजर आ रहे थे। 2 हसीन रकासाएं बरहना रक्स पेश कर रही थी। नहायत दिलकश मौसीकी पर उनके थरकते बरहना जिस्म दावत गुनाह दे रहे थे और सामरी समेत वो सब के सब उस रंगीन महफिल से लुत्फानंदोज हो रहे थे। यकायक मौसीकी बंद हो गई। रकासाएं जहां थी वहीं पत्थर की मूर्तियों में तब्दील हो गईं। संगी चबूतरे पर बैठे हुए लोग भी पत्थर के हो चुके थे। ऐसे में सेहन की पथरीली जमीन शक हुई और उसमें से शलराग बरामद हुआ। उसके हाथों में एक मासूम सा बच्चा था। ये आतमाल था। शलराग आते ही सामरी के आगे झुक गया और कहने लगा, आकाए सामरी, मैंने आपके हुक्म के मुताबिक रागा बिन मलियान पर नजर रखी हुई है और उसे कई बार आपसे मिलने से भी मना कर चुका हूँ, मगर वो आपसे मिलने की कोशिश में है। मैंने आपका हुक्म भी उसे पहुंचा दिया है कि आप उससे नहीं मिलना चाहते, मगर वो कहता है कि मैं हर कीमत पर आपसे एक बार मिलूंगा। मैंने उसे एक रेगिस्तान में फंसा दिया था, मगर वो अपने एक दोस्त जादूगर शंकर सोमनाथी के जरिए वहां से बच निकला है।
ये मेरे हाथों में उसका बेटा है, इसका नाम आत्माल है। मैं इसको आपके पास ले आया हूँ। मेरा ख्याल है कि हमें उससे बराह रास्त टकराने के बजाय उसके बेटे को कोई ताकतवर शक्ति दे देनी चाहिए और फिर उसको उससे टकरा देना चाहिए। ये अभी तो बच्चा है, मगर 2-3 माह में इस काबिल हो जाएगा कि किसी भी शक्ति की ताकत और दबाव बर्दाश्त कर सके। सामरी ने हाथ बढ़ाकर आत्माल को उसके हाथ से ले लिया और सूंघकर कहा, वाकई ये रागा का बेटा है। मुझे इसके जिस्म से रागा के खून की बू आ रही है। यह हमें बहुत काम देगा। फिर उसने आत्माल को अपने पीछे खड़े एक खौफनाक शक्ल के जिन के हवाले करते हुए कहा, सुंदाश, इसका खास ख्याल रखना। आज से ये तुम्हारे पास रहेगा। ये कहकर उसने शलराग की तरफ देखा और कहा, शलराग, रागा बिन मलियान और उस जादूगर पर खास नज़र रखो। उन दोनों को हम तक नहीं पहुंचना चाहिए और ना ही रागा को ये मालूम होना चाहिए कि हमने उसे धोखे से मारा था और उसके खून से नहाकर अब्दी ज़िंदगी हासिल करने का जाप किया था। अगर उसको ये पता लग गया तो वह हमें हर हाल में मारने की कोशिश करेगा। हमने अब्दी ज़िंदगी तो हासिल कर ली है, मगर हमारे मारे जाने का एक तरीक़ा अब भी मौजूद है जो कि कोई नहीं जानता। मगर हमने उसे 7,000 बदरूहों की ताकत बख्श कर जो गलती की है, वही हमारी मौत का सबब बन सकती है, क्योंकि वह 7,000 बदरूहों की ताकत की वजह से मुझे मारने की तरकीब से वाकिफ़ हो सकता है। हमने बड़ी एहतियात की थी और इसीलिए उसका ताबूत हज़ारों मील दूर हिंदुस्तान में दफन करा दिया था, ताकि वो कभी भी अपने जिस्म से ना मिल सके। अभी तो वो अपनी बदरूहों की शक्ति से अपनी मर्जी के मुताबिक काम नहीं ले सकता। अगर उसने अपना जिस्म हासिल कर लिया तो फिर वो अपनी बदरूहों की शक्ति से हर तरह का काम ले सकेगा। और ऐसा हो गया तो उसे पता चल जाएगा कि मैंने उसे धोखा दिया था। ऐसी सूरत में वो मेरे लिए अजाब बन जाएगा। बेहतर यही है कि उसे हिंदुस्तान में ही मसरूफ रखो ताकि वो हम तक ना पहुंच सके। शलराग ने कहा, आका, आपने उसका जिस्म क्यों रखा हुआ है? आप उसके जिस्म को ख़त्म कर दें। ना उसका जिस्म होगा और ना ही वो उसे हासिल कर सकेगा। सामरी ने मुस्कुराकर शलराग की तरफ देखा और कहा, अगर तुम ऐसे सब राजों को जानते तो आज मेरी जगह होते। रागा बिन मलियान का जिस्म बलिदानी जिस्म है, उसे ख़त्म करना मुमकिन नहीं। शलराग ने कहा, ठीक है आका, मैं आपके हुक्म के मुताबिक उसे यहाँ ना पहुँचने दूंगा। ये कहकर वो वापस ज़मीन में उतर गया और ज़मीन बराबर हो गई। उसके साथ ही रक़्स व सुरूर की महफिल फिर से शुरू हो गई। पत्थर के बने हुए तमाम लोग फिर से जिंदा नजर आने लगे और रक़ासाओं ने एक तौबा शिकन अंगड़ाई लेकर फिर से रक़्स शुरू कर दिया और सामरी फिर से शराब में डूब गया। आत्माल भी अब सुंदास जिन की गोद में था और फटी फटी निगाहों से ये सब कुछ देख रहा था। यकायक सामरी ने हाथ का इशारा किया और रक्स की महफिल खत्म हो गई। अब ना कोई रक्कासा थी और ना ही कोई दूसरा जीरो। वह सब के सब गायब हो चुके थे। ऐसे में एक खौफनाक शक्ल की चुड़ैल एक लड़की के साथ हाजिर हुई। लड़की के नक्शे बता रहे थे कि वो कोई मुकामी लड़की है। दुल्हन के रूप में वो सजी लड़की आकाश से उतरी कोई अप्सरा दिखाई दे रही थी। उस चुड़ैल ने उसका हाथ पकड़कर सामरी के करीब तख्त पोश पर बिठा दिया और वो सहरज़दा सी लगती थी। उसको बैठाते ही वो चुड़ैल गायब हो गई और उसके साथ ही सामरी के सरहाने की तरफ खड़े तीनों जिन भी आत्माल समेत गायब हो गए। सामरी ने लड़की की तरफ देखकर हाथ का इशारा किया। इशारा करते ही लड़की घबराकर उठ खड़ी हुई। यूं लगता था जैसे वो लड़की अब होश में आई है। वो खौफजदा होकर चीखने लगी, मगर सामरी ने उसे किसी गुड़िया की तरह उठाकर तख्त पोश पर गिरा लिया और उसका लिबास तार तार करना शुरू कर दिया। लड़की चीख रही थी और उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश कर रही थी, मगर सामरी पर उसकी चीखों का कोई असर नहीं हो रहा था और ना ही लड़की में इतनी ताकत थी कि उसकी गिरफ्त से निकल सकती। लिबास से आज़ाद होने के बाद लड़की बेबसी से तिलमिला रही थी, मगर उसकी कोई पेश नहीं चल रही थी। फिर कुछ ही देर बाद उस लड़की ने एक दिलदोज चीख मारी और कटी हुई मुर्गी की तरह तड़पने लगी, मगर सामने उसके फलक शगाफ चीहों से बेनियाज अपने मन की प्यास बुझाने में मसरूफ था। लड़की कुछ देर तड़पने के बाद साकित हो गई, मगर सामने फिर भी उसके मुर्दा जिस्म को बम्बोड़ने में मसरूफ था। फिर कुछ ही देर बाद वह तख्त पोश पर लेटा अपनी उतरती चढ़ती सांसों को दुरुस्त कर रहा था। उसके बाद वो उठकर गायब हो गया। उसके गायब होते ही कले के कमरों से बदरूहें निकल निकल कर लड़की के मुर्दा जिस्म पर टूट पड़ी। चंद ही लम्हों में वहां लड़की का नामो निशान भी बाकी ना था। पैर दर पैर नाकामियों ने इंस्पेक्टर कादरी के दिमाग की चूल्हे हिला कर रख दी थी। वो बड़े गुस्से में दिखाई देता था।
ये उसकी जिंदगी का पहला मौका था कि उसे बार बार नाकामी का मुंह देखना पड़ा था। उस वक्त वो अपने कमरे में बैठा हुआ हालात व वाकयात पर गौर कर रहा था, मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आत्माल को छुड़ा कर ले जाने वाला अजीब सी शक्ल का वो आदमी कौन था। अचानक उसके जहन में एक ख्याल आया और वो बिजली की सी तेजी से उठकर बाहर सहन में आ गया और फिर तेजी के साथ सीढ़ियां फलांगता हुआ थाने की छत पर जा पहुंचा। फिर उसने दायां हाथ आगे करके कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद उसके हाथ पर एक सुनहरी मक्खी बैठी नजर आई, जो आम मक्खी से भी छोटी थी। इंस्पेक्टर कादरी ने कुछ पढ़कर उसकी तरफ फूंका और कहा, जाओ अपनी फौज के साथ अर्जुन के बेस में राघव बिन मलियान की बदरूह को तलाश करो और मुझे इतला दो। उसके साथ ही दिल्ली शहर को चारों तरफ से घेर लो। राघव को किसी सूरत भी शहर से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये सुनते ही वो सुनहरी मक्खी उड़ गई और इंस्पेक्टर कादरी वापस अपने कमरे में आकर लेट गया। उसका ख्याल था कि अर्जुन और शंकर सोमनाथी अभी दिल्ली शहर में ही होंगे और वो ज़रूर यहाँ से भागने की कोशिश में होंगे। इसीलिए उसने दिल्ली शहर पर सुनहरी मक्खियों का आसार लगा दिया। अब ये मुमकिन नहीं था कि अर्जुन और शंकर सोमनाथी ये शहर छोड़ सकते। अर्जुन और शंकर सोमनाथी को तहखाने में रहते हुए 2 दिन हो चुके थे। आज उन्हें पता लगा था कि शंकर सोमनाथी का दोस्त जादूगर खंडर राव आ चुका है और ये पता भी उन्होंने अपने टीवी के जरिए किया था और अब सुबह ही सुबह वो उसके पास जाने के लिए तैयार हो चुके थे। वो दोनों तहखाने से निकलकर घर के सहन में आए। फिर अर्जुन ने दीवार पर चढ़कर देखा, बाहर कोई नहीं था। वो दोनों दीवार फलांग बाहर आ गए और तेज तेज कदमों से सड़क की तरफ बढ़े और एक खाली टैक्सी रोककर उसमें बैठ गए। उसे खंडर राव का पता बताते हुए कहा, जल्दी करो, हमें देर हो रही है। टैक्सी ड्राइवर ने कहा, साहब चिंतक ना हो, अभी चंद मिनट लगेंगे। और फिर कुछ ही देर बाद वो खंडर राव के सामने बैठे थे। ने नौकर को आवाज देकर उनके लिए नाश्ता मंगवाया और कहा कि मुझे नौकर ने बताया था कि आप पहले भी आए थे, मगर मैं मस्कत गया हुआ था। जादूगर सामरी की खबर पर कुछ जाप पूरे करके आया हूँ। अब मेरी शक्ति 2 गुना बढ़ चुकी है। जादूगर सामरी का नाम सुनते ही अर्जुन और शंकर सोमनाथी दोनों ही चौंक पड़े और बेख्तियार पूछने लगे, क्या तुम उसी सामरी की बात कर रहे हो जो कदीम दौर में था? हाँ हाँ, मैं उसी सामरी की कब्र के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या तुम हमें बता सकते हो कि उस्ताद सामरी की कब्र किस जगह वाक़ है और क्या तुम्हारी उससे मुलाकात हुई है? नहीं, मेरी उनसे मुलाकात तो नहीं हुई है। अलबत्ता मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि सामरी की कब्र किस जगह वाक़ है। फिर उसने शंकर सोमनाथी से पूछा, क्या तुम लोग भी वहाँ कोई जाप करना चाहते हो? हाँ, हम लोग भी वहाँ एक जाप के सिलसिले में जाना चाहते हैं और इसी बारे में मालूमात करने के लिए पहले भी आए थे। इतने में नौकर नाश्ता लेकर आ गया। खंडर राव ने कहा, तुम लोग इत्मीनान से नाश्ता करो, फिर मैं तुम्हें तफसील से समझाता हूँ। उन्होंने जल्दी जल्दी नाश्ता करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें अब मंजिल करीब आती दिखाई दे रही थी। जिस जगह की तलाश में वो धक्के खाते फिर रहे थे, उस जगह का पता उन्हें आज ही मिल गया था। नाश्ता करते हुए खंडर राव की नज़र अचानक अर्जुन की कमीज के कॉलर पर पड़ी, जिस पर एक छोटी सी सुनहरी मक्खी बैठी हुई थी। उसे देखते ही खंडर राव ने पूछा, क्या तुम्हारी किसी मुसलमान से दुश्मनी है? हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मगर थाना बल्ली मारा का इंस्पेक्टर कादरी हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गया है, इसलिए हम 2-3 दिन से तहखाने में छुपे हुए थे। शंकर सोमनाथी ने खंडर राव के चेहरे पर तशवीश के आसार देखकर पूछा, हैरियत तो है? काफी परेशान हो गए हो? खंडर राव ने जवाब दिया, तुम्हारी सख्त निगरानी की जा रही है। ऐसी हालत में इंस्पेक्टर कादरी तुम्हें किसी वक्त भी गिरफ्तार कर सकता है और उसका सबूत ये छोटी सी सुनहरी मक्खी है जो तुम्हारी निगरानी पर है। उसकी दूसरी साथी मक्खियां जरूर घर के बाहर मौजूद होंगी और कोई ना कोई मक्खी इंस्पेक्टर कादरी को भी इतला देने गई होगी। फिर उसने अर्जुन को खिड़की खोलकर उसके पास खड़ा किया और फूंक मारकर मक्खी बाहर फेंक दी और शीशा बंद करके उनसे कहा, अब तुम चारों तरफ से घेरे में आ चुके हो, इसलिए अभी वो अपनी बात पूरी ना कर पाया था कि बाहर के दरवाजे पर दस्तक हुई। खंडर राव ने खिड़की के शीशे से झांक कर देखा और कहा, मेरा ख्याल सही था, नीचे पुलिस आई है और इंस्पेक्टर कादरी भी यकीनन उनके साथ होगा। अर्जुन और शंकर सोमनाथी ने घबरा कर पूछा, अब क्या होगा? चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, बस तुम मेरा कमाल देखो। फिर उसने अर्जुन और शंकर सोमनाथी को गिरेबान से पकड़ा और दोनों फौरन काले नागों में तब्दील हो गए
और खंडर राय ने उन्हें अपने गले में डाल लिया और फिर बाहर जाकर दरवाज़ा खोला। सामने ही इंस्पेक्टर कादरी खड़ा था। उसको देखते ही खंडर राव ने पूछा, यार ये तो है इंस्पेक्टर साहब, सवेरे सवेरे किस तरह आए हो? मुझे इत्तला मिली है कि अर्जुन और शंकर सोमनाथी नामी दो आदमी आपके घर में मौजूद हैं। खंडर राव ने हैरानगी से पूछा, तो क्या वो किसी केस में मतलूब थे? मतलूब थे का क्या मतलब? वो मतलूब हैं। खंडर राव ने जवाब दिया, जनाब मेरा मतलब है कि वो तो यहाँ से उसी वक्त चले गए थे। आप मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं। इंस्पेक्टर कादरी ने सिपाहियों को घर की तलाशी के लिए कहा, मगर अर्जुन और शंकर सोमनाथी का कोई पता न चल सका। इंस्पेक्टर कादरी ने खंडर राव से कहा, अगर वो दोबारा आए तो फौरन थाने इतला देना, वरना दूसरी सूरत में तुम्हें मुलजिमों का साथ देने के जुर्म में गिरफ्तार किया जा सकता है। खंडर राव ने कहा, जनाब अगर मुझे पता होता कि वह कानून के मुजरिम हैं तो मैं उन्हें कभी भी न जाने देता। मगर इंस्पेक्टर कादरी ने कहा, मुझसे भाग कर वो कहाँ जाएंगे, मैं उन्हें पताल से भी निकाल लूंगा। ये कहकर वो मुड़ा और वापस चल दिया। खंडर राव दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में वापस आया और उन नागों को गले से उतारकर सोफे पर उछाल दिया। वो सोफे पर गिरते ही असली हालत में वापस आ गए। अर्जुन ने एक ठंडी सांस लेकर कहा, इंस्पेक्टर बड़ा खबीस है। वो तो मुकद्दर अच्छा था जो बच गए। और फिर खंडर राव साहब की होशियारी काम आ गई। हमें कुछ तकलीफ तो हुई मगर जान बच गई। खंडर राव ने उनके सामने वाले सोफे पर बैठते हुए कहा, तुम्हें क्या तकलीफ हुई? नाक बनते वक्त मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मेरी हड्डियां तोड़ फोड़ कर रख दी हों। मुझे सख्त अजियत महसूस हुई, मगर जान बचाने के लिए चुप रहना भी जरूरी था। मगर चंद लम्हे बाद ही अजियत खत्म हो गई। खंडो राव ने कहा, चलो नाश्ता तो कर लो। मगर शंकर सोमनाथी ने कहा, नहीं यार, जितना खा लिया इतना ही काफ़ी है। अब तो भूख ही खत्म हो गई है। फिर खंडर राव ने नौकर से बर्तन उठाकर चाय लाने को कहा। नौकर बर्तन उठाकर चला गया तो अर्जुन ने कहा, राव साहब आप हमें उस्ताद सामरी की खबर के मुतल्लक बताएं, किस जगह वाक़ है? खंडर राव ने कहा, वैसे तो मस्कत में अक्सर लोग सामरी की खबर से वाकिफ़ हैं, मगर ये बहुत खतरनाक जगह है। बगैर हसार के वहां पहुंचने की कोशिश भी ना करना, वरना मारे जाओगे। वहां हर वक्त बदरूहें, जिन्नात और दूसरी अरवाह घूमती रहती हैं। वहां जाने के लिए पहले आपको मस्कत जाना पड़ेगा और फिर सलाला। मस्कत से सलाले का फासला तकरीबन 1300 किलोमीटर है। अगर आप बस के जरिए सलाले जाना चाहेंगे तो आपको पूरा एक दिन लगेगा। मस्कत से आगे एक जगह आती है जो कि नजवा के नाम से मशहूर है, और एक रास्ता हीमा वगैरह जाता है, और एक रास्ता अबरी की तरफ से होता हुआ वादी दक्कम जाता है जहाँ सामरी का कला मौजूद है। मगर आप लोग कले पर जाने की कोशिश भी ना करना, वरना वापस ना आओगे। वादी दक्कम से सीधा रास्ता हफेफ बॉर्डर तक आता है, जहाँ से सल्तनत ओमान और मुत्तहदा अरब अमारात की सरहदें अलग अलग होती हैं। आपको नजवा से हीमा और वहाँ से कतबीत वगैरह से होते हुए सलाला पहुँचना पड़ेगा। सलाले में जबल अल शेर नामी पहाड़ी पर सामरी की कब्र मौजूद है। सामरी की कब्र तकरीबन 10-11 गज लंबी है और उसकी कब्र के पास एक सदियों पुराना दरख्त है, जिस पर अब तो ना कोई पत्ता है और ना ही उसकी शाखें हरी भरी हैं। परिंदे भी उस दरख्त पर बैठने से इज्तनाब करते हैं, और ना ही ये पता चलता है कि यह दरख्त किस चीज़ का है, कोई फलदार दरख्त है या कोई और कुछ, पता नहीं चलता। सामरी के खौफ की वजह से आज भी सलाले की औरतें जो लिबास पहनती हैं उसे फस्तान कहते हैं, जो कि एक मैक्सी नुमा होती है, और उसका कपड़ा तकरीबन 2 गज के करीब अब भी ज़्यादा होता है, और जब वह चलती हैं तो वह कपड़ा ज़मीन पर उनके पीछे घिसटता रहता है। बकौल ओमानी औरतों के इस तरह उनके पाँव के निशान ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि सामरी उन औरतों के पैरों की मट्टी उठाकर अपने जादू के ज़रिए उन्हें अपने कला में बुलवा लेता था। आज भी ओमानी औरतें सामरी के खौफ की वजह से मेकअप नहीं करके आती, बल्कि वो अपने चेहरे पर बदनुमा टीके से लगा लेती हैं, ताकि देखने से वह बदसूरत लगे। क्योंकि सदियां गुजर जाने के बावजूद भी वहाँ के लोगों के दिलों में सामरी का खौफ अब भी मौजूद है। सलाला एक मुज़ाफ़ाती मकाम है जहाँ अक्सर अरब लोग छुट्टियाँ मनाने आते हैं, क्योंकि सलाले में अप्रैल से लेकर अगस्त तक बूंदाबांदी होती है। वैसे भी सलाले को चंद दीगर मकामात की वजह से भी एक बुलंद दर्जा हासिल है, क्योंकि यहाँ पर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का मकबरा और वो चश्मा भी मौजूद है जिसमें हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने गुस्ल किया था और आप अलैहिस्सलाम को कोर्ट से निजात मिली थी। हज़रत बनी इमरान अलैहिस्सलाम का मकबरा भी सोकल बरकज़ी पर वाक़ है। अगर तुमने सामरी की कब्र पर बैठकर जाप करना है तो अपना रुख हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मकबरे की तरफ मत करना, वरना नाकामी होगी।
सामरी की कब्र से दूर पहाड़ी पर काफी ऊंचाई पर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम का मकबरा दिखाई देता है। अर्जुन ने पूछा, तो क्या सामरी का कला भी वहीं मौजूद है? खंडर राव ने जवाब दिया, नहीं, सामरी का कला तो वादी दक्कम में है, मगर वो बड़ी खतरनाक जगह है। वहां जाने का तो ख्याल भी दिल में मत लाना। आपने जो मालूमात हमें फराहम की हैं, इसके लिए तो हम तमाम जीवन आपके आभारी रहेंगे। अब हमें इजाज़त दीजिए ताकि हम मस्कत जाने की तैयारी कर सकें। वैसे भी जितनी जल्दी हो हम ये शहर छोड़ देना चाहते हैं। खंडर राव ने कहा, शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो। जैसे ही तुम बाहर जाओगे, इंस्पेक्टर कादरी की भेजी हुई सुनहरी मक्खियां तुम्हारा पीछा शुरू कर देंगी, और जहां तुम जाओगे उसकी खबर इंस्पेक्टर कादरी को हो जाएगी और वो तुम्हें गिरफ्तार कर लेगा। वैसे भी जहां तक मेरा ख्याल है, दिल्ली शहर पर उसने सुनहरी मक्खियों का हिसार लगा रखा है और ये किसी सूरत भी तुम्हें शहर से बाहर न जाने देंगी। शंकर सोमनाथी ने कहा, उस इंस्पेक्टर ने हमारे लिए ये एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। हम तो पहले ही परेशान थे। उसने तो हमारा घर से निकलना भी बंद कर दिया है। फिर उसने खंडर राव से पूछा, अगर हम हिसार लगाकर घर से निकले तो क्या फिर भी ये सुनहरी मक्खियां हमें देख लेंगी? हाँ, तुम किसी भी हिसार के जरिए उनसे नहीं छुप सकते। अगर मैं माजी में किसी जगह चला जाऊं तो क्या फिर भी ये मक्खियां हमें ना जाने देंगी? माजी में तो तुम जा सकते हो, मगर वापस तो दिल्ली शहर में ही आओगे ना। हो सकता है इतने में इंस्पेक्टर कादरी हिसार खत्म कर दे, फिर हम यहाँ आते ही यहाँ से निकल जाएं। मेरा तो ख्याल है कि तुम मेरे घर में ही रहो। यहाँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें मस्कत जाने के लिए पहले पासपोर्ट बनवाने पड़ेंगे। मैं तुम्हारे पासपोर्ट बनवा दूंगा और वीज़ा भी लगवा दूंगा, क्योंकि जिस एजेंसी ने मेरा वीज़ा लगवाया था उसका मैनेजर मेरा दोस्त है। इसलिए तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अर्जुन ने कहा, ये ठीक रहेगा। जब तक हमारे पासपोर्ट बनेंगे तब तक हम इसी घर में रह लेंगे। इतने दिनों में तंग आकर इंस्पेक्टर कादरी भी हिसार खत्म कर देगा। शंकर सोमनाथी ने कहा, ठीक है, अगर यही मुनासिब है तो फिर इस तरह करते हैं। खंडर राव ने कहा, पासपोर्ट के लिए तुम्हारी तस्वीरों की ज़रूरत होगी। अपने एक दोस्त फोटोग्राफर को बुलवा कर बनवा लूंगा। इस सारे काम में चंद दिन तो ज़रूर लगेंगे। इतने दिन तुम यहाँ आराम से रह सकते हो। मेरे घर में एक तहखाना है, वहाँ तुम बिल्कुल महफूज रहोगे। शंकर सोमनाथी ने कहा, ठीक है राव साहब, हम जैसा आप कहेंगे वैसा ही करेंगे। सुंदास जिन आत्माल को गोद में लेकर वादी दक्कम में सड़क के किनारे एक बड़े पत्थर पर बैठा आने जाने वाली गाड़ियों का नजारा कर रहा था। आत्माल उसकी गोद से नीचे उतरने के लिए मचल रहा था। दोपहर के 12 बजे थे। उस वक्त इक्का दुक्का गाड़ियां वहां से गुजर रही थी। सुंदास उस वक्त गायब हालत में था, इसलिए वो किसी को नजर नहीं आ रहा था। जबकि आत्माल को उसने सड़क पर छोड़ दिया था, जो इधर उधर घूम रहा था। ठंडी हवाएं चल रही थी। वादी दक्कम के पानी के बहाव पर बदरूहें खेल रही थी। ऐसा लगता था जैसे वो पानी पर तैर रही हूँ। बदरुओं से टकराकर आने वाली हवाएं और भी यकबस्ता लगती थी। सड़क के एक तरफ पानी में चुड़ैलें कपड़े धो रही थी। उनके करीब ही कई छोटे छोटे चुड़ैलों के बच्चे पानी में उछल कूद कर रहे थे। ऐसे में वहां से एक कार गुजरी, जिसमें एक आदमी और उसकी बीवी सवार थे। मौसम रंगीन देखकर उन्होंने गाड़ी एक तरफ रोकी और ठंडे पानी में हाथ मुंह धोने लगे। उनको देखते ही आत्मा उनकी तरफ बढ़ा। एक छोटे बच्चे को अपने करीब खड़ा देखकर वो हैरान रह गए। उस औरत ने आदमी से पूछा, इतनी सुनसान जगह पर कौन रहता है? ये किसका बच्चा है? आदमी ने जवाब दिया, हो सकता है कि इन पहाड़ियों पर कुछ लोग आबाद हो। अभी उसने इतना ही कहा था कि आत्माल एक चीख मारकर उस औरत पर झपट पड़ा। चीख मारते ही उसकी हैयत बदल चुकी थी और अब वो सरापा शैतान नजर आ रहा था। उसकी बदली हुई शक्ल देखते ही उस औरत ने एक चीख मारी कोशिश की, मगर आत्माल उसकी रान में दांत गाड़ चुका था। कपड़े धोने वाली चुड़ैलों ने एक नज़र पलटकर आत्माल की तरफ देखा और फिर लापरवाही से अपने काम में मसरूफ हो गई। आत्माल के रान पर दांत गाड़ते ही वो औरत तड़प कर पानी में गिर पड़ी और आत्माल उसका बदन बेदर्दी से उधेड़ने लगा। वो औरत काफी देर मजामत करती रही, मगर आत्माल की गिरफ्त से ना निकल सकी। सुंदास जिन पत्थर पर बैठा उस औरत की बेबसी पर कहके लगा रहा था। कहके लगाते हुए वो और भी खौफनाक लग रहा था। आत्माल को देखते ही उस आदमी ने उठकर अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ लगा दी, मगर जैसे ही वो अपनी गाड़ी के करीब पहुंचा, उसके रहे सहे होश भी उड़ गए। उसकी कार की डिग्गी पर दो भयानक डांचे बैठे कहके लगा रहे थे। उसने खौफ से एक चीख मारी और जल्दी से दरवाज़ा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। फिर उसने इग्निशन में चाबी घुमाई और गाड़ी बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ रिवर्स करके फुल स्पीड में छोड़ दी।
जो एक चुड़ैल के बच्चे को कुचलती हुई गोली की तरह आगे बढ़ गई। उसकी कार की डिग्गी पर बैठे हुए ढांचे उछलकर पानी में जा गिरे और साथ ही चुड़ैल के बच्चे की चीख सुनाई दी। चुड़ैल ने अपने बच्चे को गाड़ी के नीचे आते देखकर एक जिस्त लगाई और गाड़ी के पीछे दौड़ने लगी। सुंदाश ये सब कार्रवाई बड़ी दिलचस्पी के साथ देख रहा था और हंस रहा था। पानी में गिरे हुए ढांचे उठकर ऊपर कले की तरफ चले गए थे और आत्माल उस औरत को उधेड़ उधेड़ कर खाने में मसरूफ था। कई चिड़ैलों के बच्चे भी आत्माल का साथ दे रहे थे। फिर कुछ ही देर में उस औरत की टूटी फूटी हड्डियां और खोपड़ी ही रह गई, जिन्हें आत्माल और बच्चों ने गहरे पानी की तरफ उछाल दिया। अभी गाड़ी कुछ ही दूर गई थी कि उस चुड़ैल ने उसे जा लिया। चलती गाड़ी के साथ साथ भागते हुए उस चुड़ैल ने गाड़ी का दरवाजा एक झटके से उखाड़ कर दूर फेंक दिया। उस आदमी ने गाड़ी को फुल स्पीड में डाल रखा था, मगर फिर भी वो चुड़ैल गाड़ी के साथ साथ दौड़ रही थी। फिर उस चुड़ैल ने एकदम हाथ बढ़ाकर उस आदमी को दबोच लिया और बाहर खींच लिया। तेज रफ्तारी के साथ दौड़ती हुई गाड़ी दूर एक पहाड़ी से जा टकराई और वह चुड़ैल उस आदमी को लेकर वापस आ गई। तब तक उस चुड़ैल का बच्चा मर चुका था। उसको मरा हुआ देखकर उस चुड़ैल ने उस आदमी की गर्दन तोड़कर अलग कर दी और उसका खून पीने लगी। अब उसकी शक्ल बड़ी भयानक हो चुकी थी। उसके साथ ही दूसरी चुड़ैलें भी चीखें मारती हुई उस आदमी पर टूट पड़ी। उस औरत के खून और गोश्त से अपनी प्यास बुझाकर आत्माल भी अपनी असली हालत में आ चुका था। सुंदास जी ने कहका लगाते हुए हाथ बढ़ाकर आत्माल को गोद में उठा लिया और हंसता हुआ ऊपर किले की तरफ चल दिया। अर्जुन और शंकर सोमनाथ जी को खंडर राव के घर रहते हुए 3-4 रोज हो चुके थे। उनके पासपोर्ट बनने जा चुके थे। उस वक्त वो तहखाने में बैठे थे। तहखाने का दरवाजा खुला हुआ था ताकि ताज़ा हवा अंदर आती रहे और घुटन का एहसास ना हो। वैसे भी रात के 10 बजे का वक्त था और उनका ख्याल था कि इस वक्त यहाँ किसने आना है, और अगर कोई बैरूनी दरवाजे पर दस्तक देगा भी तो वो तहखाने का दरवाजा बंद कर देंगे। अर्जुन बिस्तर पर लेटा हुआ कुछ सोच रहा था। शंकर सोमनाथी और खंडर राव एक तरफ कलीन पर बैठे ताश खेल रहे थे। ऐसे में तहखाने के दरवाजे में से सुनहरी मक्खियों की फौज अंदर दाखिल हो गई, मगर ये मक्खियां तो लाल बेग से भी बड़ी बड़ी थी। और इससे पहले कि वो तहखाने का दरवाजा बंद करते या कोई मुजाहमत करते, वो बड़ी बड़ी सुनहरी मक्खियां अर्जुन और शंकर सोमनाथी के जिस्म से लिपट गईं और उन्हें हाथ हिलाने का मौका भी ना दिया और उनको उठा लिया। फिर मक्खियां उनको लेकर तहखाने के दरवाजे की तरफ बढ़ गईं। तहखाने से निकलकर अर्जुन ने बड़ी जद्दोजहद के बाद शंकर सोमनाथी का हाथ पकड़ा। अब वो आकाश पर प्रवास कर रहे थे और वह सुनहरी मक्खियां उन्हें उड़ाए लिए जा रही थी। रात का वक्त था, वरना लोग दो इंसानों को आसमान पर उड़ते हुए देखकर जरूर हैरान होते। अर्जुन ने शंकर सोमनाथी से कहा, यार ये तो हमें इंस्पेक्टर कादरी के पास ले जाएंगे। अगर कुछ कर सकते हो तो करो। मैं जोर आजमाई कर चुका हूँ, मगर शायद इनकी ताकत बहुत ज्यादा है। यार समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। अब वो थाना बलीमारा के ऊपर पहुंच चुके थे और थाने की छत पर खड़ा इंस्पेक्टर कादरी उनको बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। अर्जुन और शंकर सोमनाथी भी अंधेरे के बावजूद इंस्पेक्टर कादरी को देख रहे थे। अर्जुन ने शंकर सोमनाथी से कहा, यार जल्दी करो, माजी में जाने का मंत्र पढ़ लो। ये मक्खियां तो हमें थाने ले आई हैं। मक्खियां अब उनको ऐसा ऐसा नीचे की तरफ ले जा रही थी और वह थाने की छत से कुछ ही दूर ऊपर थे। शंकर सोमनाथी ने जल्दी जल्दी माजी में जाने का मंत्र पढ़ा और वो दोनों गायब हो गए। उनके गायब होते ही इंस्पेक्टर कादरी के चेहरे पर तशवीश के सहराए लहरा गए। उसने सोचा ये कैसे गायब हो गए, जबकि मक्खियां छत पर ही चक्कर लगा रही थी, मगर उसकी समझ में कुछ ना आया। शंकर सोमनाथी के माजी में जाने का मंत्र पढ़ते ही वो दोनों एक मैदान में खड़े थे। दिन का वक्त था और दूर दूर तक ऊंचा नीचा सरसब्ज मैदान और दरख्त ही नजर आ रहे थे। अर्जुन ने पूछा, यार ये तुम किस दौर में ले आए? शंकर सोमनाथी ने जवाब दिया, यार ये तो मुझे भी मालूम नहीं है कि ये कौन सा दौर है। मैंने तो जल्दी में मंत्र पढ़कर ये कह दिया था कि हमें किसी भी दौर में ले चलो। अभी वो ये बातें ही कर रहे थे कि उन्हें किसी अजदहे की फुनकार सुनाई दी। उन्होंने मुड़कर देखा तो एक बहुत बड़ा अजदहा उनकी तरफ बढ़ रहा था और वो दोनों खौफजदा होकर भाग पड़े। अजदहा भी उनके पीछे पीछे था, मगर उसकी रफ्तार बहुत आहिस्ता थी। दौड़ते दौड़ते वो काफी दूर निकल गए। ये कोई पहाड़ी इलाका था। दौड़ते दौड़ते थक कर वो पहाड़ी के पास खड़े हो गए। अर्जुन ने लंबे लंबे सांस लेते हुए कहा, यार ना तो कोई इंसान नजर आ रहा है और ना ही कोई घर दिखाई दे रहा है। पता तो करो ये कौन सा दौर है। अभी अर्जुन ने यही कहा था कि उस पहाड़ी की गार से एक बहुत बड़ा जानवर नमूदार हुआ। उसके देखते ही शंकर ने कहा,
ये तो कोई डायनासोर है। शायद हम दुनिया के इब्तदाई दौर में आ गए हैं। ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उनको देखते ही वो देव हैकल डायनासोर उनकी तरफ बढ़ा। उसके लंबे लंबे आरीनुमा दांत दूर से ही साफ दिखाई दे रहे थे। शंकर सोमनाथी ने अर्जुन से कहा, ऊपर की तरफ भागो अर्जुन, वरना ये हमें कच्चा चबा जाएगा। हम उससे तेज नहीं दौड़ सकते। यह सुनते ही अर्जुन भी ऊपर पहाड़ी पर चढ़ने लगा और शंकर सोमनाथी भी। वो जल्दी जल्दी तेजी के साथ ऊपर चढ़ रहे थे ताकि उस देव हैकल जानवर से बच सकें। उस डायनासोर ने भी उनको देख लिया था। वो भी बड़ी तेजी के साथ उनकी तरफ लपका और अपनी लंबी गर्दन आगे बढ़ाकर उनको पकड़ना चाहा, मगर वो उसकी दृष्टि से दूर पहुंच चुके थे। अगर एक लम्हे की भी देर हो जाती तो वो दोनों यकीनन उसके दांतों में पिस रहे होते। उससे काफी दूर होने के बावजूद भी वो ऊपर चढ़ रहे थे। फिर काफी बुलंदी पर पहुंचकर वो थक कर एक जगह बैठ गए और अर्जुन ने शंकर सोमनाथी से कहा, यार आज तो तुमने मरवा ही दिया होता। अगर बर वक्त ना भाग खड़े हुए होते तो हमारी हड्डियां भी ना मिलती। शंकर सोमनाथी ने जवाब दिया, यार जब तक भगवान ने जिंदगी दी है उस वक्त तक तो हमें कोई नहीं मार सकता। अर्जुन ने कहा, वो तो ठीक है, मगर जानबूझकर अपने आप को मौत के मुंह में डाल लेना कहाँ की अक्लमंदी है। तुम किसी और दौर के मुतालिक भी कह सकते थे। शंकर सोमनाथी ने कहा, यार मेरे मुंह से तो यह निकल गया था कि हमें किसी भी दौर में पहुंचा दो, और हम इस दौर में पहुंच गए। अर्जुन ने पूछा, तुम तो कहते थे कि मैं तुम्हें उस्ताद सामरी के दौर में नहीं ले जा सकता। मगर ये तो उससे भी हजारों साल पहले का जमाना है। दूर दूर तक कोई इंसान भी नजर नहीं आ रहा। नीचे मैदान में देखो तो कई देव हैकल जानवर घूमते नजर आ रहे हैं। अगर हम कुछ देर और मैदान में रहते तो जरूर मारे जाते। शंकर सोमनाथी ने जवाब दिया, मैं अपने मंत्र के जरिए ज्यादा पुराने दौर में नहीं जा सकता, मगर मेरी हमाकत से मंत्र के कारिंदों ने हमें यहाँ फंसा दिया है। क्योंकि माजी में ले जाने वाले मंत्र की सुधि में ये शर्त है कि अगर कोई गलती से इब्तदाई दौर में चला जाए या मंत्र के कारिंदों को किसी दौर का भी हुक्म ना दे और वो उसे इब्तदाई ज़माने में पहुंचा दे, तो इसके बाद वो वापस उसी ज़माने में नहीं जा सकता जिस दौर से वो माजी में आया था। उसके मंत्र की शक्ति खत्म हो जाती है। ये सुनते ही अर्जुन के पैरों तले से जमीन निकल गई और उसने बेख्तियार शंकर सोमनाथी से पूछा, तो क्या अब हम कभी वापस नहीं जा सकेंगे? हाँ, हमें अब इसी दौर में रहना पड़ेगा। वापसी के लिए हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। ये सुनते ही अर्जुन के चेहरे पर मायूसी छा गई और उसने शंकर सोमनाथी से कहा, यार तुम मंत्र पढ़कर तो देखो, शायद हम वापस पहुंच जाए। इस अजाब से तो बेहतर था कि हम इंस्पेक्टर कादरी को गिरफ्तारी दे देते और फिर तसल्ली से कहीं भागने की कोशिश करते। शंकर सोमनाथी ने जवाब दिया, यार जब हम ऊपर चढ़ रहे थे तो मैंने कोशिश की थी, मगर हम वापस ना जा सके। मैं कई बार मंत्र पढ़कर आजमा चुका हूँ। शलराग सामरी के आगे झुका खड़ा था और कह रहा था, आका सामरी, मैंने आपके हुक्म के मुताबिक शंकर सोमनाथी और रागा बिन मलियान पर नजर रखी हुई है, और मैं इस कोशिश में हूँ कि किसी तरह रागा ने जो जिस्म हासिल कर रखा है उसको खत्म कर दूं और साथ ही रागा को दोबारा कैद कर दूं। मगर मेरे लिए एक मसला है जिसे आप हल कर सकते हैं। सामरी ने पूछा, कहो क्या कहना चाहते हो? शलराग ने जवाब दिया, आकाए सामरी, रागा और शंकर को इंस्पेक्टर कादरी कैद करना चाहता है और उनको तिलिस्मी मक्खियों के जरिए उनके दोस्त के घर से उठवा भी लिया था, मगर ऐन वक्त पर वो दोनों माजी में चले गए थे, मगर कुछ ही देर बाद लौट आए थे। मगर अब तो उनको गए हुए 2 दिन हो चुके हैं, मगर वो वापस नहीं आए। मैं माजी में जाने की शक्ति नहीं रखता, इसलिए उन पर नजर नहीं रख सकता। आप मुझे माजी में जाने की शक्ति अनायत कर दें ताकि मैं उनको वहीं खत्म कर रहा हूँ और उनकी बदरूहें माजी में ही भटकती रहें। ये सुनकर सामरी ने शराब का जमुर्दी प्याला मुंह के लगा लिया और 2-3 घूंट लेने के बाद हाथ का इशारा किया और फौरन ही एक बूढ़ा जिन हाजिर हो गया। वो काफी बूढ़ा दिखाई दे रहा था। सामरी ने उससे कहा, हज़कील, देख कर बताओ मेरे दुश्मन रागा बिन मलियान और शंकर सोमनाथी इस वक्त माजी के किस दौर में मौजूद हैं? बूढ़े हलकील ने हैरानगी से पूछा, तो क्या रागा बिन मलियान आज़ाद हो चुका है? सामरी ने गुस्से से कहा, तुम्हें जो हुक्म दिया जाए उसकी तामील किया करो, मुझसे बेकार सवाल मत पूछा करो। बूढ़े हलकील ने खौफ से एक जुरजुरी सी ली और कहा, जो हुक्म मेरे आका, मैं अभी आपको पता करके बताता हूँ। ये कहकर उसने आंखें बंद कर ली और कुछ देर के बाद आंखें खोलकर कहा, आका, मैंने आसपास के सारे ज़माने देख लिए हैं, मगर उनमें रागा और शंकर सोमनाथी कहीं नहीं है। ये सुनते ही सामरी को गुस्सा आ गया और उसने खड़े होकर हाथ फजा में बुलंद किया और दूसरे ही लम्हे उसके हाथ में एक लोहे का गुर्जनुमा हथियार आ गया।
उसने वो गुर्जमा हथियार उस बूढ़े पर बरसाना शुरू कर दिया। जूं जूं वो लोहे का गुर्ज उस बूढ़े जिनके जिस्म पर पड़ता, उसके जिस्म से आग की चिंगारियां से निकलने लगती। चंद ही मिनटों बाद बूढ़ा जिन जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था। सामरी ने हाथ रोककर कहा, अगर वो माजी में नहीं है तो क्या इन्हें आकाश खा गया या वो धरती में समा गए? जल्दी देख कर बताओ वो कहाँ है, वरना आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा। ये सुनते ही बूढ़े हिजकील ने कांपते हुए कराहते हुए आंखें बंद कर ली और चंद मिनट बाद आंखें खोलकर बड़ी नहीफ आवाज में कहा, आका, वो तो दुनिया के इब्तदाई दौर में चले गए हैं और उस दौर में जाने वाले की मंत्र शक्ति खत्म हो जाती है। अब वो वापस नहीं आ सकेंगे। सामरी ने गुस्से से कहा, दफा हो जाओ, मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ, मुझे मशवरे ना दिया करो। ये सुनते ही बूढ़ा हिजकील गायब हो गया। सामरी ने अपने तख्त पर बैठते हुए शर्राग से कहा, मैं तुम्हें इब्तदाई दौर में भेज देता हूँ, तुम उन्हें हर हाल में खत्म करके आओगे। मैं तुम्हें सिर्फ 7 घंटे के लिए उस दौर में भेज सकता हूँ। 7 घंटे पूरे होने से पहले पहले तुम मुझे आवाज दे लेना, वरना तुम भी उसी दौर में रह जाओगे। तुम मेरे सबसे पहले साथी हो, मैंने तुम्हें अमर कर दिया है, तुम पर शक्तियों की बारिश कर दी मैंने। तुम्हें किसी कीमत पर भी खोना नहीं चाहता, इसलिए वक्त पर मुझे आवाज दे लेना, तुम फौरन यहाँ मेरे कले में वापस आ जाओगे। मगर 7 घंटे से पहले पहले उन दोनों को खत्म कर देना। शलराग ने कहा, ठीक है आका, मैं वक्त का खास ख्याल रखूंगा। आप मुझे दुनिया के पहले दौर में भेज दें, मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। लेकिन एक बात मेरी समझ से बाहर है, अगर आप बता दें तो मेरी जहनी उलझन दूर हो जाएगी। सामरी ने कहा, क्या पूछना चाहते हो? शलराग ने पूछा, आका, जब रागा और शंकर इस दौर से वापिस ही नहीं आ सकते तो फिर उनको मारने से क्या फायदा? उनको वहीं भटकने दे। सावरी ने कहा, यह भी तो हो सकता है कि वो वहां रहकर माजी में जाने और आने का मंत्र दोबारा कर लें और फिर वापिस आ जाए। मैं किसी किस्म का खतरा मोल नहीं लेना चाहता। शलराग ने कहा, आका, माजी में जाने वाले मंत्र के जाप में 40 कुंवारी कन्याओं की भेंट भी तो देनी पड़ती है। उस दौर में कुंवारी कन्याएं कहाँ से लाएंगे? सामरी ने कहा, कभी कभी तो तुम बिल्कुल बच्चों की सी बातें करते हो। हर मंत्र की शरारत उस वक्त के माहौल और अशिया पर मबनी होती है। जब कन्याओं का वजूद ही नहीं होगा तो उस मंत्र की वो शर्त भी खत्म हो जाएगी। शलराग ने कहा, ठीक है आका, अब मैं समझ गया हूँ। आप मुझे उस दौर में भेज दें जिस दौर में रागा और शंकर सोमनाथी चले गए हैं। सामरी ने कहा, ठीक है। उसके साथ ही सामरी ने अपना हाथ फजा में बुलंद किया तो उसके हाथ में एक चमकती हुई तलवार आ गई। उसने वो तलवार शलराग की तरफ फेंक दी, जिसे शलराग ने पकड़ लिया। सामरी ने कहा, यह तिलिस्मी तलवार तुम्हारे काम आएगी, क्योंकि उस दौर में खूंखार जानवर बहुत मिलेंगे और वहां तुम्हारा कोई जादू भी नहीं चलेगा। शलराग ने कहा, ठीक है आका, मैं सब समझ गया। उसके साथ ही सामरी ने हाथ का इशारा किया और शलराग गायब हो गया। जब शंकर सोमनाथी ने अर्जुन को बताया कि अब हम अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकते, तो वो वहीं घास पर लेट गया। उसे उदास देखकर शंकर सोमनाथी ने पूछा, क्या बात है, उदास हो गए हो? अर्जुन ने कहा, यार, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हम यहाँ कैसे रहेंगे और हमारे मंसूबे का क्या बनेगा। शंकर सोमनाथी ने जवाब दिया, यार, हम यहाँ को हमेशा थोड़ी रहेंगे। मैं माजी में जाने के मंत्र का जाप दोबारा कर लूंगा, फिर हम वापस चले जाएंगे। ये सुनकर अर्जुन की जान में जान आई और वो उठकर बैठ गया और पूछने लगा, उस मंत्र के जाप में कितने दिन लगेंगे? शंकर ने कहा, मंत्र का जाप दोबारा नहीं करना पड़ेगा, बल्कि मंत्र शुद्धि के लिए 21 दिन जाप करना पड़ेगा और उसके बाद मेरी माजी के मंत्र की शक्ति बहाल हो जाएगी। मगर ये 21 दिन हमें इस दुनिया में बड़ी एहतियात से गुजारने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ हमारा कोई जादू नहीं चल सकेगा और हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी अकल और ताकत के जरिए ये 21 दिन गुजारने पड़ेंगे। अर्जुन ने कहा, ये 21 दिन तो हम किसी ना किसी तरह गुजार ही लेंगे। मेरा ख्याल है हमें कोई ऐसी गार या महफूज जगह तलाश करनी चाहिए जहां हम आसानी से वक्त गुजार सकें और किसी जानवर की खुराक भी ना बन जाए, क्योंकि हमारे पास तो कोई हथियार भी नहीं है। शंकर सोमनाथी ने हंसते हुए कहा, अगर मुझे पता होता कि हमारा वास्ता इतने बड़े बड़े जानवरों से पड़ेगा तो मैं एक कलाशनकोव साथ ले आता और उसकी गोलियों का मजा इन डायनासोर को सिखाता। फिर इन्हें पता चलता कि इंसान में कितनी अकल और ताकत है। शंकर सोमनाथी को हंसते देखकर अर्जुन ने कहा, यार, हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं और तुम हंस रहे हो, तुम्हें तो जरा भी चिंता नहीं है। शंकर सोमनाथी ने कहा, यार, चिंता करने से कौन से हमारे हालात बदल जाएंगे? हमने तो अब रहना तो यही है। अचानक अर्जुन की नजर पहाड़ी से नीचे मैदान में पड़ी और उसने शंकर सोमनाथी की तवज्जो उस तरफ मबजूल कराते हुए कहा, यार शंकर, देखो तो सही, ये कौन आदमी है जो हाथ में तलवार लिए दौड़ रहा है? अर्जुन की बात पर शंकर सोमनाथी ने भी उस तरफ देखा।
जिधर अर्जुन ने हाथ का इशारा किया था। उसने कहा, यार ये तो वाकई कोई इंसान लगता है, जिसके पीछे वही बड़ा डायनासोर लगा हुआ है। फिर देखते ही देखते वो शख्स दौड़ते दौड़ते पहाड़ी की तरफ आया और ऊपर चढ़ने लगा। उसको देखते ही अर्जुन और शंकर सोमनाथी को हैरत का झटका लगा। वो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अर्जुन ने कहा, ये तो शलराग है, ये यहाँ कहाँ से आ गया? शंकर सोमनाथी ने कहा, ये शायद हमारे पीछे आया है ताकि हमें खत्म कर सके और हमारी बदरूहें यहाँ भटकती फिरे। अर्जुन ने कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ, हमारे पास तो कोई हथियार भी नहीं है और उसके पास तलवार है। शंकर सोमनाथी ने कहा, फिलहाल तो कोई छुपने की जगह तलाश करो। फिर वो उठकर इधर उधर देखने लगे। आखिर उन्हें एक छोटी सी गार नजर आ ही गई। उन दोनों ने अंदर दाखिल होकर देखा। अंदर से ये काफी कुशादा गार थी और उसमें कोई जानवर वगैरह भी नहीं था, जबकि उसका मुंह छोटा सा था। उन दोनों ने जल्दी जल्दी एक बड़ा सा पत्थर सरकाकर उस गार के सामने कर दिया ताकि शर्राग की नजर गार पर न पड़ सके। और फिर वो उस पत्थर के पीछे छुपकर शर्राग को देखने लगे, जो ऊपर चढ़ते चढ़ते एक जगह रुककर बैठ गया था और उसकी तलवार खुद बखुद उस डायनासोर को काट रही थी। वो बुरी तरह चिल्ला रहा था। कुछ ही देर में तलवार ने उस डायनासोर के टुकड़े टुकड़े करके हड्डियों और गोश्त का एक ढेर सा लगा दिया, जो किसी छोटे से पहाड़ की तरह नजर आ रहा था। उस डायनासोर को काटकर शलराग की तलवार उसके हाथ में वापस आ चुकी थी और वो उसे घास फूस से साफ कर रहा था। अर्जुन और शंकर सोमनाथी के गायब होने के बाद इंस्पेक्टर कादरी काफी देर थाने की छत पर खड़ा रहा, मगर अर्जुन और शंकर सोमनाथी का कुछ पता न चल सका। फिर वो अपने कमरे में लौट आया और कमरा बंद करके उसने जेब से अपना मोबाइल फोन निकाला और उसका 0 और 3 का हिस्सा दबा दिया। फौरन ही उसके सामने एक खौफनाक शक्ल की बुढ़िया हाजिर हो गई। उसने आते ही कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या हुक्म है आका? इंस्पेक्टर कादरी ने जवाब दिया, सामग्री, मेरे 2 दुश्मन गायब हो गए हैं, जिनमें एक सदियों पुरानी आत्मा रागा बिन मलियान है, जो अर्जुन नामी पुलिस के मुखबर के जिस्म में है, और दूसरा दिल्ली का मशहूर जादूगर शंकर सोमनाथी है। तुम मुझे पता करके बताओ वो गायब होकर कहाँ गए हैं। ये सुनकर बूढ़ी सामग्री ने आंखें बंद करके जमीन की तरफ मुंह कर लिया और फिर कुछ ही देर बाद आंखें खोलकर जवाब दिया, आका, मैंने सातों जमीनें देख ली हैं, मगर वो दोनों कहीं नहीं हैं। इंस्पेक्टर कादरी ने कहा, यह कैसे हो सकता है? यहाँ से गायब होकर वो आसमान पर तो जाने से रहे। सामग्री ने कहा, आका, हो सकता है वो माजी के किसी दौर में चले गए हों, क्योंकि शंकर सोमनाथी माजी में जाने का जाप पूरा कर चुका है। इंस्पेक्टर कादरी ने कहा, जरूर यही बात है, वो गायब होकर माजी में चले गए हैं। तुम पता करो कि वो माजी के किस दौर में मौजूद है। बूढ़ी सामग्री ने फिर से आंखें बंद कर ली और कुछ देर बाद इंस्पेक्टर कादरी से कहा, आका, वो दोनों तो दुनिया के इब्तदाई दौर में चले गए हैं और उनकी वापसी मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो भी गलती से या अपनी मर्जी से इब्तदाई दौर में गया, उसकी वापसी नामुमकिन है, क्योंकि उसके मंत्र की शक्ति खत्म हो जाती है और वहां पर उसका कोई जादू भी नहीं चल सकता। इसलिए वो जल या बदेर हाबतनाक जानवरों का शिकार बन जाता है और उसकी आत्मा माजी में भटकती रहती है। इंस्पेक्टर कादरी ने कहा, तो इसका मतलब है कि अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। चलो अच्छा है, 2 फितरे तो कम हुए, हंस कम जहां पाक। फिर उसने सामग्री से पूछा, तुम ये पता करके बताओ कि आत्मा को मुझसे छुड़ा कर ले जाने वाला कौन था? वो फिर कुछ देर बाद सर झटकने लगी और 2-3 बार सर झटक कर उसने आंखें खोल दी और इंस्पेक्टर कादरी को बताने लगी, आका, आपसे आत्माल को छुड़ा कर ले जाने वाला शलराग है, जो सारे आजम सामरी का दायां बाजू समझा जाता है। वो सामरी का खास दोस्त और उसके बचपन का साथी है। सामरी ही की वजह से उसे अमर शक्ति हासिल है और सामरी के तमाम मामलात उसके मशवरे से तय पाते हैं। आत्माल भी इस वक्त सारे आजम सामरी के कले में मौजूद होगा, क्योंकि उसके कले के अलावा वो सारी ज़मीन पर नहीं है। मैं उसे हर जगह देख चुकी हूँ। एक सारे आजम सामरी का कला ही है जिसके अंदर मैं नहीं झांक सकती। इंस्पेक्टर कादरी ने हैरानगी से पूछा, तो क्या सामरी अभी तक जिंदा है? सामग्री ने जवाब दिया, हाँ का, वो अब भी जिंदा है और ऐशो इशरत की जिंदगी बसर कर रहा है। इंस्पेक्टर कादरी ने पूछा, उसका कला कहाँ वाक़ है? बूढ़ी सामग्री ने जवाब दिया, आका, उसका कला मस्कत में वादी दक्कम में वाक़ है। यूं तो मस्कत में ही जबल अल शेर के मुकाम पर उसकी कब्र भी मौजूद है, मगर अपनी कब्र से वह दूसरे दिन ही निकल आया था, क्योंकि उसने रागा बिन मलियान के हों से स्नान किया था और अमर शक्ति पा ली थी। रागा बिन मलियान को उसने धोखे से कत्ल किया था और उसकी लाश अब भी सारे आजम के पास है, और रागा बिन मलियान शंकर सोमनाथी के साथ मिलकर अपनी लाश की खोज में है, मगर सारे आजम सामरी उसके सामने आने से कतराता है कि कहीं उसको धोखे से कत्ल कराने का राज पता चल जाए। इंस्पेक्टर कादरी ने कहा,
चलो हमारी तो आत्मा से भी जान छूटी, हमें किसी से क्या, कोई जो कुछ भी करता फिरे। ये कहकर उसने मोबाइल का बटन ऑफ करके मोबाइल जेब में डाल लिया और बटन ऑफ करते ही सामग्री गायब हो गई। उस होनहार डायनासोर के हलाक होते ही शराग ने अपनी तलवार साफ की और फिर ऊपर की तरफ चढ़ने लगा। उसे ऊपर आते देखकर अर्जुन और शंकर सोमनाथी उस छोटे से मुंह की गार में छुप गए। शराग ने ऊपर चढ़कर चारों तरफ का जायजा लिया और फिर नीचे मैदान में दूर दूर तक निगाह दौड़ाने लगा ताकि अर्जुन और शंकर सोमनाथी को देख सके, मगर उन दोनों का तो दूर दूर तक भी पता ना था। वो थक कर उसी पत्थर पर बैठ गया जिसके पीछे गार में अर्जुन और शंकर सोमनाथी छुपे हुए थे। शलराग का मुंह सामने मैदान की तरफ था और पीठ अर्जुन और शंकर सोमनाथी की तरफ थी, इसलिए वो उन्हें न देख सकता था। अंदर अर्जुन और शंकर सोमनाथी भी दम साधे बैठे थे। कुछ देर बाद शलराग उठकर एक तरफ को चल दिया ताकि उन दोनों को तलाश कर सके, मगर उसको वो कहीं भी दिखाई न दे रहे थे। उसने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे आने से पहले उन्हें किसी जानवर ने मार दिया हो। शायद ऐसा ही हुआ है, वरना अब तक तो वो दोनों मुझे मिल जाते। फिर उसने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो यहाँ से काफ़ी दूर हो, मगर उस ख्याल को भी उसने दिमाग से निकाल दिया, क्योंकि उसके ख्याल में आका सामने इतना बेवकूफ़ भी नहीं था कि उसे कहीं दूर पहुँचा देता। शर्राग उन्हें काफी देर उस पहाड़ी पर तलाश करता रहा और फिर नीचे मैदान की तरफ उतर गया। उसका ख्याल था कि आका सामरी ने मुझे जिस जगह मैदान में भेजा था वो दोनों वहीं कहीं छुपे हुए होंगे। शलराग के नीचे उतरते ही अर्जुन और शंकर सोमनाथी ने सुख का सांस लिया। शलराग के जाने के बाद अर्जुन ने कहा, ये यकीनन हमारी तलाश में आया है ताकि हमें मार सके। शंकर सोमनाथी ने पूछा, मगर उसकी हमसे क्या दुश्मनी है जो ये जगह जगह हमारे कामों में रुकावटें डालता फिरता है? अर्जुन ने जवाब दिया, शलराग को पता लग गया है कि हम रागा बिन मलियान की लाश की तलाश में हैं और उसके जरिए कारून का खजाना हासिल करना और सारी दुनिया पर हुकूमत करना चाहते हैं। शंकर सोमनाथी ने कहा, इसका मतलब ये है कि शलराग भी रागा बिन मलियान की लाश की तलाश में है और हमें अपने रास्ते से हटाना चाहता है। अर्जुन ने कहा, यही बात है, वरना हमारी उसकी क्या दुश्मनी है? फिर अर्जुन ने पूछा, अब ये हमारी तरह माजी के इब्तदाई दौर में आ गया तो क्या ये भी वापस ना जा सकेगा? शंकर सोमनाथी ने जवाब दिया, हो सकता है कि उसके पास माजी के इब्तदाई दौर से वापस जाने की कोई खास शक्ति हो, इसीलिए वह तिलिस्मी तलवार साथ लेकर आया है। और तिलिस्मी तलवार साथ लाने का मतलब है कि वह जानबूझकर तैयारी के साथ आया है और वापस जाने की शक्ति भी रखता है। इंस्पेक्टर कादरी अपने कमरे में कुर्सी पर बैठा था। वो अब तक के हालातों वाकयात पर गौर कर रहा था और उसे इस बात की खुशी थी कि आत्माल भी उसके मुल्क से दफा हो गया है और अब यहाँ कोई खूनी वारदात नहीं होगी। उसने अपने तमाम अफसरान को भी मुतमईन कर दिया था कि अब यहाँ कोई वारदात नहीं होगी। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम था कि उसके टेलीफोन की घंटी बजी। उसने रिसीवर उठाकर कहा, यस, इंस्पेक्टर कादरी स्पीकिंग। दूसरी तरफ से ऑपरेटर ने जवाब दिया, सर, आपकी मस्कत से कॉल है। उसने फौरन कहा, बात कराइए। उसके चेहरे की सुर्खी बता रही थी कि उसे पता है कि कॉल करने वाला कौन है। दूसरी तरफ किसी मर्द की आवाज़ सुनकर उसके चेहरे पर मायूसी की लहर दौड़ गई। ओमान पुलिस ऑफिसर, जो कि शायद कोई हिंदुस्तानी ही था, ने पूछा, क्या आप इंस्पेक्टर कादरी हैं? उसने कहा, जी हाँ, मैं इंस्पेक्टर कादरी बोल रहा हूँ। उसने कहा, जनाब, मैं ओमानी पुलिस हेडक्वार्टर से इंस्पेक्टर महेंद्र पाल बोल रहा हूँ। आपके लिए एक बुरी खबर है। आपकी बहन नायला और उनके शौहर एक कार के हादसे में हलाक हो गए हैं। ये सुनते ही इंस्पेक्टर कादरी पर तो जैसे बिजली गिर पड़ी। उसको अपना दिमाग और आसाब सुन होते हुए महसूस हुए। उसने पूछा, ये सब कैसे हुआ? दूसरी तरफ महेंद्र पाल ने बताया कि उनकी गाड़ी वादी दक्कम से कुछ दूर एक पहाड़ी से टकराकर तबाह हो गई। मगर हैरत की बात है कि आपकी बहन की उधड़ी हुई लाश की हड्डियां और गर्दन वादी दक्कम के पानी से मिली है और साथ ही एक उधड़ी हुई लाश मिली है जिसकी शनाख्त तो नहीं हो सकी, पर पोस्टमार्टम से पता चला है कि वो किसी मर्द की लाश है। उन दोनों लाशों को देखकर यूं लगता है जैसे किसी खूंखार दरिंदे ने उनको अपना शिकार बना लिया हो। आपकी हमशीरा के पड़ोसियों से पता चला है कि वो दोनों मियाँ बीवी अपनी गाड़ी में इकट्ठे ही थे। उनकी रिहाइशगाह की तलाशी के दौरान आपका फ़ोन नंबर मिला था, इसलिए मैंने आपको आगाह कर दिया है। जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ पहुँच जाइए। इंस्पेक्टर कादरी ने कहा, ठीक है, मैं पहली फ़्लाइट से ही पहुँचने की कोशिश करता हूँ। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। टेलीफोन की घंटी बजते ही जब ऑपरेटर ने कहा कि आपकी मस्कत से कॉल है, तो उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई थी कि मस्कत से तो उसकी बहन ही फ़ोन करती है। मगर इस सानहे की इतला मिलते ही उसकी खुशी गम में बदल गई थी। और जब उसे ये पता चला कि यह वारदात वादी दक्कम के मुकाम पर हुई है,
तो उसका ख्याल फौरन ही आतमाल की तरफ हो गया, क्योंकि उसे मालूम हो चुका था कि आतमाल वादी दक्कम में वाक़ सामरी के किले में मौजूद है। उसने सोचा ये वारदात आतमाल ही की है, और ये ख्याल आते ही गुस्से से उसने मुट्ठियां भींच गईं और उसकी सांसों में तेजी आ गई। उसने कहा, आत्मा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे अजियतें दे देकर हलाक कर दूंगा। जैसे तूने मेरी बहन को तड़पा तड़पा कर मारा है, मैं तुझे भी इसी तरह तड़पाऊंगा। मैं तुझ पर जिंदगी हराम कर दूंगा। तू मौत की ख्वाहिश करेगा, मगर तुझे मौत भी ना मिलेगी। शलराग अर्जुन और शंकर सोमनाथी को मैदानी इलाके में तलाश करता फिर रहा था, मगर वो उसे कहीं ना मिल सके। जबकि इस दौरान कई खूनी दरिंदे शलराग की तिलिस्मी तलवार का निशाना बन चुके थे। अब रात हो रही थी और वो दोनों इसे ना मिले थे। उसको वहां आए हुए कई घंटे गुजर चुके थे। उसने सोचा, अब रात को उनकी तलाश फजूल है, कहीं मैं ही किसी जानवर का निशाना न बन जाऊं। ये सोचकर उसने अपने आका सामरी को आवाज दी। दूसरे ही लम्हे वो आका सामरी के सामने खड़ा था। उसने झुककर आका सामरी से कहा, आका, उन दोनों का कुछ पता नहीं चल सका। मैं वहां हर जगह तलाश कर रहा हूँ। शायद वो जंगली दरिंदों का निशाना बन चुके हैं। ये सुनकर सामरी ने हाथ का इशारा किया और उसके सामने एक बहुत बड़ा आईना हाजिर हो गया, जिसमें अर्जुन और शंकर सोमनाथी उसी पत्थर के करीब बैठे दिखाई दे रहे थे जिस पर शलराग तलवार लिए बैठा रहा था। उसको देखकर शलराग ने कहा, आका, ये दोनों तो जिंदा हैं। मैं तो उन्हें इस जगह भी देखा हूं जिस जगह ये बैठे हैं, मगर मुझे तो कहीं नजर नहीं है। सामरी ने कहा, अब तुम आज रात फिर जाना, क्योंकि इस वक्त यहाँ दिन है तो वहाँ रात हो रही है। रात को वहाँ दिन होगा, तुम इन्हें आसानी से जेर कर लोगे। मगर याद रखना, दूसरी बार सामरी ने तुम्हारे सिवा किसी को मौका नहीं दिया। अगर फिर भी तुम नाकाम आए तो तुम्हारी सारी शक्तियां छीन लूंगा। शलराग ने झुककर कहा, आका, आइंदा कुताही नहीं होगी। मैं उन दोनों को हर हाल में खत्म करके आऊंगा। अर्जुन और शंकर सोमनाथी को बड़ी जोर की भूख लग रही थी। ऊपर पहाड़ी पर उन्होंने खाने के लिए फल तलाश करने शुरू कर दिए, और जल्द ही उन्होंने सेब के दरख्त देख लिए जो एक कतार में लगे हुए थे। उन्होंने जी भरकर सेब खाए और सेब के दरख्तों के पास ही मौजूद एक पहाड़ी चश्मे से पानी पिया। उनकी कुछ जान में जान आई तो अर्जुन ने शंकर सोमनाथी से कहा, यार शंकर, अब तो रात हो रही है, अब रात कहाँ गुजारेंगे? शंकर सोमनाथी ने जवाब दिया, रात उसी गार में गुजारनी पड़ेगी, और कोई महफूज जगह तो यहाँ नजर नहीं आती। अर्जुन ने पूछा, अगर उस गार में कोई जानवर रहता होगा तो वो रात को जरूर आएगा, फिर हम क्या करेंगे? शंकर सोमनाथी ने जवाब दिया, उस गार का धारणा काफी छोटा है। अगर उसमें कोई जानवर रहता भी होगा, वो इतना बड़ा नहीं होगा कि हम उससे निमट ही ना सके। अब हम इतने बुज़दिल भी नहीं हैं कि छोटे छोटे जानवरों से भी डरते फिरें, और फिर हम एहतियात के तौर पर उस पत्थर को गार के दहाने के बिल्कुल करीब कर लेंगे। अर्जुन ने कहा, हाँ, ये ठीक रहेगा। फिर उन दोनों ने उस पत्थर को घसीटकर गार के दहाने के पास कर लिया। फिर वो दोनों गार में दाखिल हो गए और हाथ बढ़ाकर पत्थर को और करीब सरका लिया। अब उसमें आसानी से कोई भी जानवर दाखिल ना हो सकता था। गार में जगह उन्होंने दिन में ही साफ कर ली थी, और फिर वो दोनों आराम से लेट गए। अभी उन्हें लेटे कुछ ही देर हुई थी कि अचानक यूं महसूस हुआ जैसे पूरी पहाड़ी हिल रही है। उन्होंने बाहर झांक देखा, पहाड़ी के ऊपर से छोटे बड़े पत्थर गिर रहे थे। अर्जुन ने पूछा, ये क्या मुसीबत शुरू हो गई? शंकर सोमनाथी ने बाहर झांकते हुए जवाब दिया, शायद जल्जला आ रहा है। ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, ऐसी सूरत में हमारा बाहर निकलना खतरनाक भी हो सकता है। अभी शंकर सोमनाथी ये बात कर ही रहा था कि एक बड़ा सा पत्थर उस गार के आगे बड़े पत्थर पर आकर लगा, और गार का दहाना बंद हो गया, और उसके साथ ही दूसरे छोटे बड़े पत्थर जमा होकर गार का दहाना बिल्कुल बंद हो गया। अर्जुन और शंकर सोमनाथी ने उस पत्थर को हटाने की बहुत कोशिश की, मगर बेसुध। अर्जुन अपनी बदरूहों वाली शक्ति इस्तेमाल नहीं कर रहा था कि कहीं शंकर सोमनाथी सचमुच उसे बदरूह ना समझ ले। आए थक हार कर वो बैठ गया। शंकर सोमनाथी ने कहा, यार, कार का दाना तो बंद हो गया है, मगर यहाँ घुटन नहीं हो रही है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं से कोई सुराख वगैरह खुला है जिससे हवा आ रही है, वरना हम दम घुटकर हलाक हो जाते। फिर शंकर सोमनाथी को ऐसा लगा जैसे गार में पानी हो। उसने जमीन पर हाथ फेर कर देखा तो पता चला कि गार में पानी जमा हो रहा है। अर्जुन भी पानी की मौजूदगी महसूस कर चुका था। उसने कहा, शायद बाहर बारिश हो रही है और किसी सुराख से पानी अंदर आ रहा है। शंकर सोमनाथी ने कहा, अगर इसी तरह पानी यहाँ जमा होता रहा तो हम पानी में डूब जाएंगे। हमें वो सुराख तलाश करना चाहिए जहाँ से बारिश का पानी आ रहा है। अर्जुन ने कहा, आओ गार में अंदर की तरफ देखते हैं। मुझे तो पानी इसी तरफ से आता नजर आ रहा है, क्योंकि अर्जुन तो अंधेरे में देख सकता था। फिर वो दोनों उठकर गार में अंदर की तरफ बढ़े। गार अब काफी तवील लग रहा था।
कुछ देर बाद अचानक बिजली कट गई तो इन्हें गार का दूसरी तरफ का दहाना नजर आया। शायद उधर से गार जल्जले की वजह से खुल गया था। फिर आगे बढ़कर उन्होंने गार से बाहर झांका तो खौफ की एक लहर सी उनके जिस्म में दौड़ गई। नीचे बहुत बड़ी गहरी खाई नजर आ रही थी। अगर वो बेख्याली में आगे बढ़ जाते तो उनकी शायद हड्डियां भी ना मिलती। बारिश बड़े जोरों शोरों से हो रही थी और दूर तक ऊंचे नीचे टीले, दरख्त और पहाड़ियां सी नजर आ रही थी। और बारिश में बड़े बड़े देवहैकल जानवर एक दूसरे से लड़ रहे थे, जिनकी खौफनाक आवाजें दिल दहलाए दे रही थी। तूफानी हवाएं चल रही थी और दरख्त जड़ों से उखड़ उखड़ कर गिर रहे थे। ये दहशतनाक मंजर देखकर अर्जुन और शंकर सोमनाथी खौफजदा हो गए और वहीं गार के दहाने के पास बैठ गए। ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी। फिर कुछ ही देर बाद वो सो गए। इंस्पेक्टर कादरी ने अपनी बहन और उसके शोहर की मौत की इतला अपने घर दे दी थी और यही बताया था कि उनकी कार को हादसा हो गया है, जबकि उसने आतमाल की कारस्तानी जानबूझकर नहीं बताई थी, क्योंकि इस तरह वो भी परेशान हो सकते थे। इंस्पेक्टर कादरी उस वक्त ओमानी पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद था। उसे यहाँ आए हुए 3-4 घंटे हो चुके थे। इस दौरान में उसने अपनी बहन और उसके शोहर की लाशों का मुआयना किया था और फौरन समझ गया था कि ये आतमाल ही की कारस्तानी है। फिर उसने एक मुसलमान पुलिस ऑफिसर से मिलकर उनकी तजहीज़ व तकफीन के इंतजाम किए, क्योंकि उनको अपने मुल्क में भेजने से उसके घर वाले और भी ज़्यादा गमज़दा हो जाते। ऐसे भी लाशें तो थी ही नहीं, बस हड्डियों के ढेर से थे और उसकी बहन की गर्दन थी, जिससे पता चलता था कि यह नायला ही है। उनकी लाशें देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर वो जब्त कर गया। लेकिन उसके दिलो दिमाग में आत्माल के खिलाफ लावा उबल रहा था। उसने पुलिस हेडक्वार्टर से निकलकर एक हिंदुस्तानी टैक्सी ड्राइवर से बात की और उसे वादी दक्कम चलने के लिए कहा। टैक्सी ड्राइवर, जिसका नाम मान सिंह था, उसने बताया कि वादी दक्कम तो बड़ी खतरनाक जगह है, हमें वहां पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। आगे आपने किस जगह जाना है? इंस्पेक्टर कादरी ने कहा, मैंने सिर्फ वादी दक्कम तक जाना है और मैं रात को ही वहां पहुंचना चाहता हूँ। अगर तुमने चलना है तो चलो, वरना मैं कोई और टैक्सी तलाश कर लेता हूँ। सवारी हाथ से निकलते देखकर मान सिंह ने फौरन टैक्सी का पिछला दरवाजा खोला और उसे बैठने के लिए कहा और फिर कुछ ही देर बाद टैक्सी वादी दक्कम की तरफ बढ़ रही थी। जब अर्जुन और शंकर सोमनाथी की आंख खुली तो काफी दिन निकल आया था। तूफानी बारिश रुक चुकी थी और दूर दूर तक हरे भरे दरख्त और सब्जा नजर आ रहा था। कई दरख्त जड़ों से उखड़े पड़े थे, कई जानवर मरे पड़े थे और जगह जगह पानी खड़ा नजर आ रहा था। वो दोनों उठकर गार के उस तरफ आ गए जिधर पत्थरों से दहाना बंद हो गया था। फिर उन दोनों ने जोर लगाकर पत्थरों को हटाना चाहा, मगर वो इन्हें हिला भी ना सके और कुछ ही देर में हाँफने लगे। अर्जुन ने कहा, यार ये तो टस से मस नहीं हो रहे हैं, अब क्या करें? दूसरी तरफ से तो नीचे उतरना भी मुश्किल है। शंकर सोमनाथी ने हाथों से मट्टी झाड़ते हुए जवाब दिया, आओ देखते हैं, शायद कोई रास्ता नजर आ जाए। अभी उसने इतना ही कहा था कि उन्हें बाहर से पत्थर हटाए जाने की आवाज सुनाई दी। शंकर सोमनाथी ने पूछा, ये बाहर पत्थर कौन हटा रहा है? अर्जुन ने भी कान लगाकर आवाज सुनी और कहा, शायद कोई जानवर पत्थर हटा रहा हो, क्योंकि हो सकता है कि वो यहाँ रहता हो और रात को रास्ता बंद हो जाने की वजह से अंदर ना आ सका। शंकर ने कहा, शायद यही बात हो। फिर कुछ ही देर बाद इन्हें दूसरी तरफ से रोशनी नजर आने लगी, क्योंकि कई सुराख खुल गए थे। अब शंकर सोमनाथी ने एक सुराख से आंख लगाकर दूसरी तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि पत्थर हटाने वाला कोई जानवर नहीं बल्कि शलराग था। शलराग को देखते ही उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थी। उसके चेहरे का बदला हुआ रंग देखकर अर्जुन ने बेचैनी से पूछा, क्या बात है, उधर कौन है? मगर शंकर सोमनाथी ने हाथ के इशारे से उसे खामोश रहने के लिए कहा। तो अर्जुन भी उसी सुराह से आंख लगाकर देखने लगा कि देखूं तो सही दूसरी तरफ कौन है। जिसको देखकर शंकर सोमनाथी परेशान हो गया और फिर शलराग पर नजर पड़ते ही उसकी भी सिट्टी गुम हो गई। दूसरी तरफ शलराग छोटे बड़े पत्थरों को हटा हटा कर पहाड़ी से नीचे फेंक रहा था, क्योंकि वो सामरी के पास तिलिस्मी आईने में देख कर आया था कि अर्जुन और शंकर सोमनाथी इस गार में छुप बैठे हैं और इसलिए वो गार के दाने पर मौजूद पत्थर हटा रहा था। शलराग को देखकर अर्जुन और शंकर सोमनाथी बदहवास हो चुके थे। वो दोनों फौरन गार में अंदर की तरफ भागे और नीचे झांक कर देखने लगे कि शायद इधर से भागने का कोई रास्ता नजर आ जाए। मगर नीचे तो नहायत गहरी खाई थी, जिसमें नोकदार चट्टानें दिखाई दे रही थी और नीचे उतरने का कोई और रास्ता नहीं था। वो घबराकर वापस पलट आए और इधर उधर देखने लगे कि शायद यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता दिखाई दे जाए, मगर और रास्ता होता तो मिलता। उन दोनों की बेचैनी लम्हा ब लम्हा बढ़ रही थी और शर्राग पत्थर हटाने में मसरूफ था। जो जो पत्थर हट रहे थे उनके दिलों की धड़कन बढ़ती जा रही थी और उनके सांसों में तेजी आ गई थी। वो बेचैन होकर बार बार गार के दूसरी तरफ जाते थे कि शायद कोई रास्ता मिल जाए,
मगर गहरी खाई देकर वापस पलट आते थे। शलराग ने एक एक करके तमाम पत्थर हटा दिए। बस एक वही बड़ा पत्थर रह गया जिसे अर्जुन और शंकर सोमनाथी ने गार के आगे रखा था, और वो पत्थर गिरने के बाद सड़क कर गार के दहाने पर फिट हो गया था। अब तो अर्जुन और शंकर सोमनाथी के चेहरों पर मौत की जर्दी दिखाई देने लगी। शलराग इस बड़े पत्थर को हटाने के लिए जोर आजमाई कर रहा था, मगर वो इससे हिल नहीं रहा था। अचानक शंकर सोमनाथी ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, क्यों ना हम इस पत्थर को अंदर से खींच कर रखें, इसी तरह शलराग उसे ना हटा सकेगा। और यह सुनते ही अर्जुन को भी जैसे होश आ गया, और वो दोनों पत्थर के नुकीले सिरों को पकड़कर अंदर खींचने लगे। बाहर से शलराग उस पत्थर को हटाने की कोशिश कर रहा था, और अंदर से अर्जुन और शंकर सोमनाथी उसे खींच रहे थे। काफी देर इसी खींचातानी से थक कर शलराग एक तरफ बैठ गया और आवाज देकर उन दोनों से कहने लगा, तुम दोनों बाहर आ जाओ वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम ये मत समझो कि मैं इस पत्थर को नहीं हटा सकता। अंदर से शंकर सोमनाथी ने जवाब दिया, हिम्मत है तो इस पत्थर को हटा लो। ठीक है, तुम बाहर नहीं आते तो ना आओ, मैं इस पत्थर को ही तोड़ देता हूँ। फिर उसने एक तरफ रखी हुई अपनी तलवार उठा ली और पत्थर को तोड़ने लगा। अब तो अर्जुन और शंकर सोमनाथी के लिए एक और नई परेशानी शुरू हो गई। अर्जुन ने कहा, यार शंकर, अब क्या होगा? ये पत्थर तो कुछ ही देर में टूट जाएगा। अब तो सिर्फ खाई की तरफ का रास्ता बचा है, और वहां से उतरने की सूरत में भी मौत ही मुकद्दर होगी। उधर शलराग मौत की सूरत में मौजूद है और इधर खाई। तुम वापस जाने का मंत्र ही पढ़ कर देख लो, शायद हम यहाँ से निकल सकें। फिर शंकर सोमनाथी ने अर्जुन का हाथ पकड़कर कई बार मंत्र पढ़ा, मगर बेसूद। मंत्र का असर खत्म हो चुका था। मेरे ख्याल में मंत्र टूट चुका है और मंत्र सिद्धि के लिए दोबारा जाप करना पड़ेगा। इतने में शलराग भी मौत बनकर हम पर टूट पड़ेगा। शंकर सोमनाथी ने कहा, यार अर्जुन, तुम अपनी काली शक्तियों से काम लेने की कोशिश करो, शायद कोई मदद मिल जाए। अर्जुन ने अपने अंदर की बदरूह की शक्ति से काम लेने की कोशिश की, मगर अब पता चला कि उसे अंदर की काली ताकतें भी काम नहीं कर रही हैं। अब तो वो और भी घबरा गया और कहने लगा, यार शंकर, मेरी शक्तियां भी साथ नहीं दे रही। अब क्या होगा? हम तो बेमौत मारे जाएंगे। अब पत्थर काफी सारा टूट चुका था, और शर्राह किसी जिनूनी की तरह पत्थर को तोड़ने में मसरूफ था। उसकी तलवार का हर वार उन्हें अपने दिल पर लगता हुआ महसूस हो रहा था। अर्जुन का जवाब सुनकर शंकर सोमनाथी की रही सही उम्मीद भी जाती रही, और उसने अर्जुन से कहा, यार, अब तो हम भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि वो हमें इस मूजी से बचा ले। और इसके सर पर तो खून सवार है और हम निहत्थे हैं, और उसकी तिलिस्मी तलवार का मुकाबला हम नहीं कर सकते। शलराग ने उस पत्थर का काफी बड़ा हिस्सा तोड़कर फेंक दिया। अब गार का काफी बड़ा दहाना खुल चुका था। ये देखकर उसने अपनी तिलिस्मी तलवार एक तरफ रखी और बाकी बचे हुए पत्थरों को हाथों से धकेलने लगा। थोड़ा सा पत्थर और आगे को सिरक गया। अर्जुन और शंकर सोमनाथी ने अंदाजा लगा लिया कि अब चंद ही लम्हों में पत्थर हट जाएगा। ये अंदाजा करते ही वो एक बार फिर गार के अंदर की तरफ भागे और खाई में झांकने लगे कि शायद नीचे उतरने का कोई रास्ता दिखाई दे जाए। मगर नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं था। उनकी बेचैनी अरूज पर पहुंच चुकी थी और यूं लगता था जैसे वो खौफ के मारे गहरी खाई में जा गिरेंगे। फिर उन्हें गार के अंदर की तरफ एक रोशनी होती दिखाई दी। वो समझ गए कि शलराग ने गार के दहाने का पत्थर हटा लिया है। वो गार की खाई वाले सिरे पर खड़े थे और उनके हाथ पांव कांप रहे थे। फिर उन्हें शलराग के अंदर दाखिल होने की आहट सुनाई दी। वो हाथ में तिलिस्मी तलवार लिए लम्हा ब लम्हा उनकी तरफ बढ़ रहा था। अब वो उनको साफ दिखाई दे रहा था। वो उनसे चंद कदम के फासले पर था। मौत को इतना करीब देखकर शंकर सोमनाथी अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सका और गहरी खाई में गिरने लगा, मगर उसने गिरते गिरते गार का एक नोकदार पत्थर थाम लिया। अब शंकर सोमनाथी ने पत्थर को पकड़ा हुआ था और खुद वो गहरी खाई में लटका हुआ था। अर्जुन ने फौरन अपना हाथ बढ़ाकर शंकर सोमनाथी का हाथ पकड़ लिया और उसे ऊपर खींचने लगा, मगर शलराग उनके सर पर पहुंच चुका था। अब उन्हें अपनी मौत यकीनी दिखाई देने लगी। अर्जुन भी शलराग से खौफजदा था, और इसी घबराहट में उसका पांव फिसल गया, और इससे पहले कि शलराग उन पर तिलिस्मी तलवार का वार करता, वह गहरी खाई में जा गिरे। उन दोनों के मुंह से बड़ी दर्दनाक चीख निकली और फिर वो नीचे गिरते चले गए। शलराग उनके गहरी खाई में गिरने का मंजर देख रहा था। इंस्पेक्टर कादरी टैक्सी में बैठा था और आतमाल से निमटने की पूरी तैयारी करके आया था। वह चांदी का पिंजरा भी उसके बैग में था, जिसमें उसने एक बार आतमाल को पकड़कर बंद किया था। टैक्सी ड्राइवर उसको वादी दक्कम की दहशत और बदरूहों का किस्से सुना रहा था। उसे हिंदुस्तानी होने के नाते भी इंस्पेक्टर से हमदर्दी थी कि कहीं मेरे मुल्क का रहने वाला बेखबरी में ना मारा जाए। मगर उसके किस्सों का इंस्पेक्टर कादरी पर कब असर होने वाला था?
उसके दिल में तो इंतकाम की आग सुलग रही थी। वो तो ये चाहता था कि जल्द से जल्द वादी दक्कम पहुंच जाए और उसका आत्माल से सामना हो जाए। इसलिए वह चुपचाप बैठा था और टैक्सी ड्राइवर मान सिंह की बातों पर ध्यान ना दे रहा था। उसने तो आत्माल से बदला लेने की कसम खाई थी। टैक्सी ड्राइवर मान सिंह ने उसे अभी चंद दिन पहले होने वाले मियाँ बीवी की कार के हादसे के मुतालिक भी बताया था और कहा था कि ये वादी दक्कम में मौजूद सामरी की मददगार बुद्ध रूहों और जिन्नात की कार्रवाई है। मगर उसे क्या मालूम था कि मरने वाली इंस्पेक्टर कादरी की बहन थी और अपने बहनोई और बहन के खून का इंतकाम लेने के लिए ही वो वादी दक्कम के खतरात में कूदने जा रहा था। मानसिंह की बात सुनकर इंस्पेक्टर कादरी ने उसे बताया कि वो दोनों जिनकी कार का हादसा हुआ मेरी बहन और उसका शौहर था, उन्हीं की मौत का बदला लेने आया हूँ। मानसिंह ने कहा, भाई मेरे, ये सब बदरूहों की कार्रवाई है और किसी बदरूह से लड़ना इंसान के बस का काम नहीं है। मेरी बात मानो तो सब्र करो और वापस लौट जाओ, वरना तुम भी मारे जाओगे। इंस्पेक्टर कादरी ने जवाब दिया, इंसान सब मखलूक़ात से अफजल है, फिर ये बदरूहें क्या चीज़ है। जोश से नहीं, होश से काम लो, इस तरह तुम्हें नुकसान भी पहुंच सकता है। और वादी दक्कम मौत की वादी है, आज तक वहां जो भी गया वो वापस नहीं आया। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। अगर उसने मेरी मौत इसी जगह लिखी होगी तो फिर मुझे कोई नहीं बचा सकता। जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, मगर जानबूझकर अपने आप को मौत के मुंह में डाल लेना कहाँ की अक्लमंदी है। मगर इंस्पेक्टर कादरी ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी और टैक्सी के शीशों से बाहर देखने लगा। अब शाम हो रही थी और वादी दक्कम में पहुंच चुके थे। फिर मानसिंह ने उस पत्थर के पास गाड़ी रोक दी जिस पर सुंदाश आत्माल को लिए बैठा था और आत्माल ने नायला को चीर फाड़ डाला था। टैक्सी से नीचे उतरकर इंस्पेक्टर कादरी ने बैग संभाला और उस पत्थर पर रख दिया और मानसिंह को किराया देकर वापस जाने के लिए कहा। मगर मानसिंह ने फिर समझाने की कोशिश की, अब भी वक्त है, आओ मेरे साथ वापस चलो। मगर इंस्पेक्टर कादरी ने उसे कहा, मैं रात यहीं रहूंगा, तुम कल सुबह 12 बजे तक यहाँ आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और ये लो आने जाने का पेशगी कराया, ताकि मेरे मारे जाने की सूरत में तुम्हें नुकसान ना हो। मान सिंह ने उससे नोट लेकर जेब में डाले और कहा, वैसे तो शायद मैं ना आता, मगर मैं ये देखने के लिए ज़रूर आऊँगा कि तुम इतनी खतरनाक वादी में रात गुजार कर कैसे जिंदा रहते हो। इंशाल्लाह कल सुबह 12 बजे मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। रब करे ऐसा ही हो। फिर वह टैक्सी में बैठकर चल दिया। मानसिंह के जाने के बाद इंस्पेक्टर कादरी ने इधर उधर का जायजा लिया। ठंडी हवाएं चल रही थी और ऊपर पहाड़ी पर सामरी का किला अपनी तमाम तर वहशतों के साथ किसी देव की तरह खड़ा नजर आ रहा था। ये कहानी अभी जारी है।